नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर कैल्विन। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, इन्वर्टर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो पहले हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, उसमें क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें आपको 4 आंसर दिए जाते हैं, ठीक है, पेपर में। और जो 4 आंसर होते हैं उसमें से एक सही होता है और 3 आंसर गलत होते हैं। ठीक है, वो सही आंसर आपको पता होना चाहिए, वो आपको टिक करना होता है। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड होता है और दूसरा एनालिटिकल बेस्ड होता है मित्रों। ठीक है, थ्योरी बेस्ड मतलब कि जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, थ्योरी में से ही निकाल के। ठीक है, अगर आपको थ्योरी का पूरा फंडा मालूम है तो आप इजीली उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन रहता है, जो आपको कैलकुलेशन करके उसका आंसर देना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टर में कैसे थियोरेटिकल टाइप और कैसे एनालिटिकल टाइप एमसीक्यूज निकलते हैं, उसके बारे में हम पूरा अच्छे तरीके से आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इन्वर्टर कन्वर्ट्स। मतलब पूछा गया है कि इन्वर्टर काम क्या करता है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों। 4 ऑप्शन में आपको बोला गया है कि डीसी टू डीसी कन्वर्जन, डीसी टू एसी कन्वर्जन, या एसी टू एसी और एसी टू डीसी पावर कन्वर्जन। ठीक है, हम सभी को मालूम है कि इन्वर्टर का काम है डीसी पावर टू एसी पावर कन्वर्ट करना। बेसिकली इन्वर्टर का जो डेफिनेशन होता है, ठीक है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जो हमारा जो इन्वर्टर का डेफिनेशन होता है वो क्या है कि इन्वर्टर कन्वर्ट्स द डीसी पावर टू एसी पावर एट डिजायर्ड वोल्टेज एंड डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस प्रकार से हमें यहाँ बी ऑप्शन राइट करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया है लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर हैव, मतलब कि वो है क्या। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर में इनपुट साइड और आउटपुट साइड, मतलब सप्लाई और लोड साइड, कौन कौन सा कैटेगरी का सप्लाई होता है, मतलब कि एसी और डीसी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको बोला गया है कि एसी ऑन सप्लाई और डीसी ऑन लोड साइड। ठीक है, दूसरा बोला गया दोनों तरफ एसी होता है। तीसरा बोला गया दोनों तरफ डीसी सप्लाई होता है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन में आपको बोला गया कि डीसी इनपुट साइड मतलब एसी आउटपुट साइड मतलब लोड साइड। ठीक है, बेसिकली हमें ये मालूम होना चाहिए, अगर आपने लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर पढ़ा है तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर है वो एक कन्वेंशनल इन्वर्टर नहीं है। ठीक है, कन्वेंशनल इन्वर्टर जो होते हैं उसमें फोर्स कम्यूटेशन यूज करा जाता है और लोड कम्यूटेशन यूज करा जाता है। ठीक है, बेसिकली। और दूसरा कि इसमें आपको आंसर आएगा बी, एसी ऑन बोथ सप्लाई एंड लोड साइड। क्यों आएगा? क्योंकि जो हम फेज कंट्रोल रेक्टिफायर हम पढ़े हैं उसमें क्या होता था फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में कि भाई आपका जो इनपुट है, ठीक है, रेक्टिफायर का, वो क्या रहता था, एसी रहता था, इसीलिए एसी ऑन सप्लाई साइड। ठीक है, अब लोड साइड एसी क्यों? ठीक है, क्योंकि फेज कंट्रोल कन्वर्टर थे उसमें अगर आपने फायरिंग एंगल 90 डिग्री से कम दिया ब्रिज कन्वर्टर में, ठीक है, तो आपका रेक्टिफिकेशन मोड मतलब कि आपका आउटपुट वोल्टेज था पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपने फायरिंग एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा दे दिया, ठीक है, तो आपका जो ये फेज कंट्रोल कन्वर्टर है वो ऑपरेट होता था इन्वर्टिंग मोड में, यानी ठीक है आपका आउटपुट वोल्टेज मिलता था नेगेटिव। ठीक है, इसी प्रकार से लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर है वो एक फेज कंट्रोल कन्वर्टर का ही एक जैसा पार्ट है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एसी सप्लाई साइड होता है और लोड साइड होता है, यानी बी ऑप्शन राइट है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर दिया गया है, उसमें इसमें से चौथा 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें कौन सिलेक्टिव है। ठीक है, आंसर सही है। देखिए 4 में बोला गया है कि इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ डीसी सोर्स इज नेग्लिजिबल। दूसरा बोला गया कि इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ डीसी सोर्स इज वेरी हाई। तीसरा बोला गया है कि इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ एसी सोर्स इज नेग्लिजिबल। चौथा बोला गया है कि आईजीबीटी एज फायर्ड एट 0 डिग्री। देखिए दोस्तों, इसमें आंसर ए जो है वो सही है। क्यों? ठीक है, वो हम बात करते हैं। देखिए 3 क्यों नहीं आते, बी सी और डी। देखिए डी में आप आईजीबीटी दिया होगा, वो फायर्ड होता है 0 डिग्री। देखिए कोई भी स्विचिंग डिवाइस 0 डिग्री पे फायर हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये जो डी ऑप्शन है वो वीएसआई के लिए इतना
वो नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तीसरा है इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ एसी सोर्स इज नेग्लिजिबल। देखिए इन्वर्टर है तो डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है, यानी सोर्स कभी एसी हो ही नहीं सकता, ठीक है इसमें। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, ठीक है, ये भी इम्प्रॉपर है। अभी देखिए दूसरा, इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ डीसी सोर्स इज वेरी हाई। देखिए हाई इम्पीडेंस वाला जो सोर्स होगा ना तो वो करंट स्लो देगा, यानी बहुत कम करंट देगा, जो लोड ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए डीसी इनपुट का जो सोर्स इम्पीडेंस होता है ना वो बहुत ही नेग्लिजिबल रहना चाहिए, जिससे कि हाई करंट वो ड्रॉ कर सके लोड में, ठीक है। इसीलिए आंसर ए इज करेक्ट। अब चौथा ऑप्शन दिया गया है कि VSI यूजिंग GTOs आर टर्नेड ऑफ बाय। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोड कम्यूटेशन, लाइन कम्यूटेशन, अप्लाइंग नेगेटिव गेट पल्स, चौथा ऑप्शन रिमूविंग द बेस सिग्नल। हम GTO को कैसे टर्न ऑफ कर सकते हैं? देखिए बेसिकली GTO अगर आपको पता है तो गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, मतलब गेट से ही वो ऑफ हो सकता है, ठीक है। अगर आपने गेट में नेगेटिव पल्स दे दिए तो वो टर्न ऑफ हो जाएगा। ये स्पेशली थायरिस्टर कैटेगरी का एक डिवाइस है। बेसिकली थायरिस्टर्स जो होते हैं वो गेट से टर्न ऑफ नहीं होते, लेकिन ये GTO जो है एक अलग प्रकार का डिवाइस है, ठीक है, जिसमें आपको नेगेटिव पल्स गेट में दोगे तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका सी आंसर करेक्ट है। अब चौथा, अब फिफ्थ, तो VSI यूजिंग IGBTs आर टर्नेड ऑफ। देखिए सेम कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा गया लेकिन डिवाइस बदल दिया, IGBT बोल दिया। देखिए बेसिकली IGBT, मॉसफेट, BJT ये सब ट्रांजिस्टर फैमिली का डिवाइस है, ठीक है। ट्रांजिस्टर फैमिली में क्या होता है कि अगर आपको इनपुट करंट ही नहीं दोगे तो कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें आंसर जो डी आता है ना वो सही आंसर है, रिमूविंग द गेट सिग्नल। क्योंकि अगर आप ट्रांजिस्टर फैमिली का कोई भी स्विचिंग डिवाइस हो उसमें से अगर आप गेट सिग्नल रिमूव कर दोगे तो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यानी फोर्थ आंसर इज करेक्ट, डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। उसमें बोला गया कि विच ब्रैकेट दिया गया है, बाद में बोला गया है कि बेस्ड इन्वर्टर्स डू नॉट रिक्वायर सेट कम्यूटेशन। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कौन सा स्विचिंग डिवाइस यहाँ पे आंसर आएगा, मतलब कि बोला गया है कि कौन सा स्विचिंग डिवाइस इन्वर्टर में यूज करे तो उसको सेल्फ कम्यूटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो एक ही है अपना SCR, क्योंकि अगर SCR बेस्ड इन्वर्टर होंगे तो उसको कम्यूटेशन देना ही पड़ेगा टर्न ऑफ करने के लिए, ठीक है। ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई गेट सिग्नल का असर होता नहीं है, इसलिए आंसर डी इज करेक्ट। अब है क्वेश्चन 7। इसमें बोला गया है कि सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर है? 2 वायर AC सप्लाई, 2 वायर DC सप्लाई, 3 वायर AC, 3 वायर DC। देखिए बेसिकली इन्वर्टर का इनपुट DC होता है, यानी A और C इज टोटली रॉन्ग। अब B और D में से आएगा। देखिए हाफ ब्रिज बोला गया है, हाफ ब्रिज का सर्किट कैसा होता है, इसको हाफ ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हाफ ब्रिज मतलब VS/2 VS/2 ये लोड है, तो आपका 3 वायर DC सप्लाई है, क्या है 3 वायर 1 2 3 लोड में, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं 3 वायर DC सप्लाई। इट इज द राइट आंसर, डी। अब 8 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछता है कि भाई द आउटपुट ऑफ सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर, ठीक है। यहाँ भी हाफ ब्रिज इन्वर्टर बोला गया, लोड दिया है प्योरली रजिस्टिव, ठीक है। तो उसका आउटपुट कैसा मिलेगा? देखिए साइन वेव मिलेगा, स्क्वायर वेव मिलेगा, ट्रायंगुलर वेव मिलेगा, कांस्टेंट DC मिलेगा। देखिए इन्वर्टर का आउटपुट कभी कांस्टेंट DC होता नहीं है, ठीक है। अब देखिए साइन, स्क्वायर और ट्रायंगुलर, देखिए बेसिकली उसका सर्किट आपको पता होना चाहिए। यहाँ है VS/2 VS/2, ठीक है, ये हाफ ब्रिज इन्वर्टर है सिंगल फेज का। देखिए 0 से T/2 पीरियड में T1 ट्रांजिस्टर ऑन होता है, T/2 से T पीरियड में T2 ट्रांजिस्टर ऑन होता है, मतलब ये SCR ऑन होता है, सॉरी, ठीक है। तो क्या होता है कि जब T1 SCR कंडक्ट होता है तब T2 बंद रहता है, यानी इस सोर्स का कोई काम नहीं है V2 का, ठीक है। अब V1 कंडक्ट किया तो उसका करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, देखिए करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो पॉजिटिव V1 मिलेगा आउटपुट अक्रॉस, V1 का मतलब है VS/2, ठीक है। अब जब ये T1 टर्न ऑफ होगा उसी वक्त T2 को टर्न ऑन करेंगे T/2 पीरियड पे, ठीक है। तो करंट किस तरफ फ्लो होगा? V2 में से इस तरफ फ्लो होगा, ठीक है। तो मतलब करंट लेफ्ट टू राइट, यानी नेगेटिव वोल्टेज लोड के अक्रॉस, मतलब आउटपुट जो है वो AC मिलेगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड इसलिए कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ कांस्टेंट DC सप्लाई है, इसलिए आपका आउटपुट का शेप होगा
इस प्रकार ये आपका आउटपुट मिलेगा, ठीक है, ऐसा ये आपका आउटपुट मिलेगा। इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव, यानी आंसर बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 9 में देख लीजिए। क्वेश्चन 9 में पूछा गया व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस आर लोड व्हेन T1 इज कंडक्टिंग। अभी अभी मैंने समझाया कि जब T1 कंडक्ट होगा SCR तब VS/2 आएगा आंसर, ठीक है, आंसर बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि फाइंड द कंडक्शन टाइम। क्या पूछा गया है आपको? कंडक्शन टाइम के बारे में पूछा गया है। किसका कंडक्शन टाइम? ऑफ डायोड इफ SCRs आर फायर्ड एज 0 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, यानी ये T बराबर 0 पे फायर होगा और T बराबर T2 पे T/2 पे फायर होगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कंडक्शन टाइम डायोड का क्या होगा? देखिए कंडक्शन टाइम डायोड का 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है रजिस्टिव लोड पे। यहाँ पे आपको बोला गया है रजिस्टिव लोड, इसका मतलब है रजिस्टिव लोड अगर यूज हुआ है तो आपका आंसर ए करेक्ट, 0 डिग्री बराबर, क्योंकि डायोड का कोई रोल ही नहीं है रजिस्टिव लोड के लिए। जब RL लोड आता है तभी उसका काम है, ठीक है। अभी क्वेश्चन 11, उसमें थोड़ा एनालिटिकल बेस है। मैंने बोला था ना थ्योरी बेस और एनालिटिकल बेस। अभी अब तक हम देख रहे थे वो थ्योरी बेस है, ठीक है। अभी देखो, अभी हम देख रहे हैं ये 11th नंबर का क्वेश्चन एनालिटिकल बेस। इसमें बोला गया है कि जो सर्किट दी गई है ये है सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। उसमें आपको फाइंड करना है RMS AC वोल्टेज, ठीक है, मतलब लोड के अक्रॉस में RMS वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखिए पहले VS/2 आपको 50 वोल्ट दे दिया, यानी जो ये जो है वो 50 वोल्ट दे दिया। क्या दे दिया? 50। तो आपको ये 50 वोल्ट जो मिला है, ठीक है, वो आपको करना है। तो आप देखिए कैसे करेंगे, तो कि भाई आपका 50 वोल्ट यानी VM है, क्या है? VM। अभी देखो RMS फाइंड करना है तो VM/√2 करना पड़ेगा सिंगल फेज में। तो 50 डिवाइड बाय √2 आएगा। क्या आएगा? डिवाइड बाय √2। और √2 का मतलब क्या है? 1.414, ठीक है। 1/1.414 इसका मतलब है 0.707, ठीक है, यानी 50 इंटू 0.707 इज योर आंसर इज करेक्ट, सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया कि आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर, ये फुल ब्रिज इन्वर्टर है, ठीक है, वेरीज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा। यहाँ पे आपको दिया गया है कि VS सप्लाई, ठीक है, एक साथ 0 से T/2 पीरियड तक T1 और T2 कंडक्ट होता है और आपका करंट फ्लो होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो आपका जो लोड के एक्रॉस में यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ माइनस, यानी आपका जो वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव मिलेगा। कितना वैल्यू मिलेगा? VS जितना, यानी +VS, ठीक है। और जब आपका देखिए जब T/2 पीरियड पे T3 और T4 कंडक्ट होंगे तो आपका करंट का डायरेक्शन क्या आएगा? VS T3, ठीक है। अभी देखिए करंट का डायरेक्शन देखिए, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, पहले लेफ्ट टू राइट था, पॉजिटिव पल्स मिला वोल्टेज VS+, ठीक है। अब क्या मिलेगा? -VS मिलेगा, यानी आपका जो स्विंग होगा वो +VS से -VS, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। बोला गया कि सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, उसमें जब आपका आउटपुट वोल्टेज +VS से -VS है तो इसमें कितने SCR कंडक्ट होंगे? अभी अभी हमने यहाँ देखा एक साथ 2 होते हैं कंडक्ट, तो आपका आंसर C इज राइट आंसर, ठीक है, इजी। क्वेश्चन 14 में क्या बोला गया कि फंडामेंटल कंपोनेंट, ये याद रखिएगा, n = 1, ठीक है। अब आउटपुट वोल्टेज ऑफ हाफ ब्रिज इन्वर्टर, तो पहले तो आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। इक्वेशन है ये V0 = सिग्मा n = 135 अप टू इन्फिनिट, ये आपका बेसिक इक्वेशन है। एक्चुअली इक्वेशन होता है Vm sin n⍵t, ठीक है। तो देखिए n का मतलब है ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स। अगर n = 1 है तो फंडामेंटल बोलते हैं, n = 3 है तो थर्ड हार्मोनिक्स बोलते हैं, ठीक है।
तो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर फंडामेंटल बोला गया है, यहाँ n इक्वल टू 1, यहाँ भी n इक्वल टू 1, ये है Vn। ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है वो है आपका Vm, ठीक है, ये है आपका Vm 2Vs अपॉन n पाई। देखिए 2Vs यानी हाफ वेव, 4Vs होता है, यहाँ सिर्फ 4Vs कर देंगे हम तो ये फुल ब्रिज हो जाएगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे देखिए 2Vs बाई n पाई, n इज इक्वल टू 1 बिकॉज ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2Vs अपॉन पाई, ये आपका हो गया Vm और साइन ओमेगा t, ये आपका इक्वेशन, यानी इक्वेशन नंबर बी इज करेक्ट, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन बोला गया कि फंडामेंटल कंपोनेंट है आउटपुट वोल्टेज ऑफ फुल ब्रिज इन्वर्टर। अभी अभी मैंने बोला जो इक्वेशन था यहाँ सिर्फ हमने 4Vs कर दिया, 2Vs के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सेम, ठीक है, और फंडामेंटल है तो n इज इक्वल टू हमें 1 पुट करना है, ठीक है, फॉर फंडामेंटल। तो यहाँ आंसर आएगा बी, 4Vs अपॉन पाई साइन ओमेगा t, आउटपुट वोल्टेज RMS वैल्यू, ठीक है। अभी देखिए मैथमेटिकल क्वेश्चंस थोड़े हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा गया है कि आपको बोला गया है कि भाई सिंगल फेज एवरेज इन्वर्टर है, ठीक है, रजिस्टिव लोड का वैल्यू 2 ओम दिया है, प्योर डीसी सोर्स है Vs/2 इज इक्वल टू 115 वोल्ट, 115 वोल्ट, ठीक है। तो Vs इज इक्वल टू क्या होंगे 230 वोल्ट, ठीक है। आपको पूछा गया कि पावर डिलीवर्ड टू द लोड ड्यू टू फंडामेंटल कंपोनेंट, फंडामेंटल का मतलब n इज इक्वल टू 1, ठीक है, और आपको अभी पावर डिलीवर्ड करना है तो आपको करंट भी तो चाहिए, RMS वैल्यू, आउटपुट करंट का RMS वैल्यू चाहिए ना, तो पहले वो ढूंढना पड़ेगा। उससे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, आपको सिर्फ सप्लाई वोल्टेज दिया है, हमारे पास आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन है जिसमें Vm है हमारे पास, यहाँ देखिए ये एवरेज बोला, ठीक है, तो एवरेज में ये जो चीज़ है वो Vm है, हमने अभी अभी बात की, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं 2Vs अपॉन पाई, ठीक है, पाई का वैल्यू है 3.141, Vs का वैल्यू है 230 वोल्ट, ठीक है, वो हम पुट करेंगे कैलकुलेटर में, कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 146.45 वोल्ट पीक वैल्यू Vm। अब Vm ऊपर √2 करेंगे तो हमें Vo RMS मिल जाएगा ये, ठीक है, सिंपल सा। तो क्या मिला 103.552 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है कि पावर कितना डिलीवर्ड होगा, देखिए अभी हमें Vo RMS मिल गया, हम यहाँ आराम से IO/RMS फाइंड कर सकते हैं, Vo RMS डिवाइड बाई R, यानी Vo RMS का वैल्यू है 103.55 वोल्ट और R का वैल्यू है 2 ओम, तो उसको इस इक्वेशन में डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा RMS करंट 51.77 एम्पियर। अब देखिए आपको बोला गया कि पावर डिलीवर्ड टू लोड, पावर यानी कितना लोड पावर कंज्यूम करेगा, कंज्यूम होता है रजिस्टिव लोड में, ठीक है, तो R यानी I²R, वो आपका इक्वेशन आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए, R इज इक्वल टू 2, I0 है आपके पास 51.77, आपको मिल जाएगा 5361.5 वोट्स, यानी 5.361 किलोवाट, आंसर सी इज करेक्ट, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन यहाँ फिर से पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है फुल ब्रिज इन्वर्टर के बारे में, सेम क्वेश्चन, R 2 ओम है, डीसी वोल्टेज सोर्स है 230 वोल्ट, सेम चीज़ पूछी गई, RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल लोड करंट। देखिए इसमें पावर नहीं गिनने का, सिर्फ RMS वैल्यू आउटपुट करंट, ठीक है। तो क्या करना है, आपका इक्वेशन Vm है आपके पास 4Vs अपॉन पाई, डाल दो Vm मिल जाएगा, ये सिंपल, ठीक है। Vs का वैल्यू 230, पाई का वैल्यू 3.141, यानी Vm मिल जाएगा। अब Vm मिला तो Vm ऊपर √2 कर दो तो आपको Vo RMS मिल जाएगा, कितना मिला 207 वोल्ट, ठीक है। अब करंट आपको फाइंड करना है IO/RMS, Vo RMS डिवाइड बाई R, यानी 2 ओम, ठीक है, आपको मिल गया 103.5 एम्पियर अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ। अब है क्वेश्चन नंबर 18, उसमें पूछा गया है कि सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर दिया गया है, उसमें डीसी सोर्स है इनपुट, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज दिया गया है 230 वोल्ट, ये है आपका आउटपुट वोल्टेज। V1 दिया गया है, V1 फंडामेंटल यानी n बराबर 1, इसका मतलब है V1 इज इक्वल टू 230 वोल्ट, ठीक है। फाइंड द RMS ऑफ SCR एंड डायोड करंट रिस्पेक्टिवली,
R दिया गया है 2 ओम, तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा? आंसर डी आएगा। कैसे आएगा देखिए हम देखते हैं। तो भाई आपका आउटपुट वोल्टेज आपको दिया गया है वी आर एम एस इज इक्वल टू 230 वोल्ट, ठीक है। अब उसको आर एम एस करंट मिल जाएगा, 230 डिवाइड बाई आर करोगे यानी 2 ओम, तो आपको आई आर एम एस मिल जाएगा 115 एम्पियर। सिंपल है, ठीक है। अब देखिए आपका एस सी आर फुल ब्रिज में यहाँ सर्किट आपको पता होना चाहिए। एक साथ 2 एस सी आर कंडक्ट होते हैं एक टाइम पे, दूसरे टाइम पे दूसरे 2, यानी आपको इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है डायरेक्टली कि भाई आपको एस सी आर का करंट ढूंढना है, ठीक है। तो डिवाइड बाई 2 यानी 115 डिवाइड बाई 2 यानी 81.33 एम्पियर करंट एक साथ एक एस सी आर में से फ्लो होगा, ठीक है। ओके, और डायोड करंट कितना फ्लो होगा भाई? अरे 0 होगा। क्यों? आगे भी डिस्कस किए हैं हम कि जब रजिस्टिव लोड होता है उसमें डायोड का कोई रोल ही नहीं होता है, तो करंट होगा 0। आरएल लोड में ही उसका पिक्चर में आना जरूरी है डायोड का, ठीक है। अब 19वां क्वेश्चन, 19 नंबर का क्वेश्चन, फुल ब्रिज इन्वर्टर दिया गया है, आर एक्सएल एक्सी दिया गया है, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि भाई आउटपुट वोल्टेज लेग्स करंट बाय 45 डिग्री, आउटपुट करंट लेग्स बाय voltage by 45 degree, output current lags the voltage by 90 degree, the output current lags the voltage by more than 90 degree। पहले तो इस डेटा से आप क्लियर कर लीजिए, इस 4 में से एक ऑप्शन तो वैसे ही निकल जाने वाला है। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट 8 ओम है, कैपेसिटिव इफेक्ट 6 ओम है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है कैपेसिटिव इफेक्ट से, ठीक है। इसका मतलब है करंट जो होगा वो वोल्टेज से लेग करेगा। कितना डिग्री ओम गिनेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एक तो आंसर गया कौन सा, ये ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसमें बोला गया कि आउटपुट वोल्टेज लेग्स द करंट, वो नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। यानी बी सी और डी में से आपको कैलकुलेट करना है। आपको पता करना है एंगल, ठीक है। तो उसका इक्वेशन है tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ये तो सीधा दे देना है यहाँ पे। एक्सएल इज इक्वल टू 8, एक्सी इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 ओम डिवाइड बाई आर यानी 2, 2 बाई 2 यानी 1, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी आपको बोलना है कि आउटपुट करंट लेग्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री, यानी ये आंसर आएगा, ठीक है, बी। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या बोला गया है कि भाई सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर है, आरएलसी लोड है, आर का वैल्यू दिया है, एल का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया, डीसी इनपुट वोल्टेज 230 दे दिए, ठीक है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी एफ दी गई है 50 हर्ट्ज। फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल लोड करंट। क्या होगा? देखिए सिंपल सा है, आपको पहले वीएम फाइंड करना है, 4VS अपॉन पाई फुल ब्रिज में वीएम मिल गया 292.85 वोल्ट, ठीक है। अब उसका क्या करेंगे हम, उसको थोड़ी देर रखेंगे, एक्सएल एक्सी क्योंकि हमें इम्पीडेंस चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आरएलसी लोड है तो आपको जेड गिनना पड़ेगा। जेड का मतलब है एक्सएल एक्सी चाहिए आपके, एक्सएल 2 पाई एफ एल, एक्सी 1/2 पाई एफ सी। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाई एफ का वैल्यू 50 है, एल का वैल्यू दिया है, एफ का वैल्यू 50, सी का वैल्यू दिया है, ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है, एक्सएल एक्सी। अब जेड, तो जेड का इक्वेशन में जब ये सब चीज़ डालोगे, एक्सएल है, एक्सी है, आर है, तो आपको जेड भी मिल जाएगा। कहाँ डालोगे? ये इक्वेशन है आपके पास, पूरा का पूरा अंडर रूट में है, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वेयर, ये आपका जेड का इक्वेशन है, ठीक है। आपको मिल जाएगा 10.345 ओम जेड। अब ओम का लॉ अप्लाई करना है, आई एम इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। वी कितना है भाई? 292.85, ठीक है, ये डिवाइड बाई 10.345, आपको मिल गया आंसर 28.31। ये आई एम मिला, आपको पूछा गया है आरएमएस, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू वीएम आई एम अपॉन √2, इसके डिवाइड बाई √2 करो, आपको मिल जाएगा आंसर 20 एम्पियर। सो इट इज योर करेक्ट आंसर बी। अब 21 नंबर का क्वेश्चन, उसमें सेम फंडा, फुल ब्रिज इन्वर्टर आरएलसी लोड, जिसमें आर दिया है, एक्सएल दिया है और एक्सी दिया है। सिंपल क्वेश्चन है, डीसी इनपुट दिया है 230, फंडामेंटल लोड पावर चाहिए आपको,
तो पर करना क्या है, पहले तो Vm फाइंड करना पड़ेगा। सेम आ गया 292.85, ये इक्वेशन में डालोगे Vs का वैल्यू। तो अब Z ऑब्टेन कर लो, क्योंकि RLC दिया गया है, XLXC दिया गया है, ये इक्वेशन में 10.345 मिल गया। Im मिल जाएगा, Im V/Z, V मिल गया, Z मिल गया 28.31 एम्पियर मिल गया करंट। IRMS मिल जाएगा, ठीक है, फंडामेंटल वैल्यू वाला 20 एम्पियर। RMS मिल गया तो आपको लोड पावर तो मिलेगा ना। देखिए एक में एक थोड़ा दिमाग लगाने का, क्योंकि RLC लोड दिया है, इसका मतलब ये नहीं यहाँ R, L और C तीनों यूज होंगे I2R में। I2Z नहीं हो सकता, I2R ही होगा, क्योंकि रजिस्टर ही पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। इसीलिए आपका जो I2R आएगा यहाँ, और I2 तो 20²/4 यानी 1603.2 वाट। ये बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। आउटपुट वोल्टेज ऑफ सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर फेड फ्रॉम फिक्स्ड डीसी सोर्स इज वेरीड बाय। कौन सी मेथड यूज करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज को आप सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर में वेरी कर सकते हो, ठीक है। देखिए मेरे हिसाब से पल्स विद मॉड्यूलेशन, इसमें क्या होता है, देखिए ये सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ठीक है, ये आपका है सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर, ये नीचे वाला। यहाँ देखिए आप जब T1 T2 को टर्न ऑन करोगे तो सोर्स है वो लोड के एक्रॉस में कनेक्ट होगा, यानी जो इसका जो वोल्टेज होता है Vs वही लोड के एक्रॉस में मिलेगा, ठीक है। जब T3 T4 कंडक्ट करोगे तब नेगेटिवली इसके एक्रॉस में कंडक्ट करेगा, वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, सेम टू सेम -Vs, ठीक है। अगर देखिए इसको हम कंट्रोल कर ले, अल्फा बराबर 0 से ज़्यादा दे दे, यानी इसको फायरिंग लेट करवाए, यानी इसका जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक हम यूज़ करें, हम इसका जो पल्स है गेट पल्स का वो छोटा कर दे, इसका मतलब ये ज़्यादा टाइम के लिए टर्न ऑफ रहेगा और कम टाइम के लिए टर्न ऑन रहेगा। जब ये कम टाइम के लिए टर्न ऑन रहेगा तो कम वोल्टेज यहाँ मिलेंगे लोड के एक्रॉस में, ठीक है, कम टाइम के लिए। और अगर हम पल्स का विड्थ ज़्यादा कर दें तो ये ज़्यादा समय टर्न ऑन रहेगा, तो ज़्यादा समय सोर्स है लोड के साथ कनेक्ट रहेगा, तो लोड को वोल्टेज मिलेगा। हम फाइनली कैलकुलेट करते हैं एवरेज वोल्टेज, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसका जो टर्न ऑन पीरियड होता है वो हम कंट्रोल कर लें SCR का, ठीक है, तो हम इसका वोल्टेज जो होता है आउटपुट का वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। અને ये जो पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक है उसमें वो इंटरनल हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बाय इंटरनल गिविंग पल्स, यानी SCR को पल्स देंगे, ये इंटरनल मेथड है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे 22 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। दोस्तों ये वीडियो पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा तो है लेकिन ये थोड़ा एनालिटिकल भी है वीडियो, ठीक है, इसीलिए ये आपको समझना होगा। और हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, हम आपको आगे भी इस प्रकार से सॉल्यूशन देते रहेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है, और कैसे एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपको इस वीडियो को आपके दोस्तों में भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि उसे भी तो आखिर कंपटीशन में पार्ट लेना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में।